Welcome to Reading Comprehension Session 4. Once again, we have a full length passage. Let's quickly have a look at it. It is slightly longish, approximately 650 words in length. Some initial observations on the write up. We can clearly see that there is a comparative approach in the very first paragraph, and it talks about a comparison between abstract painters and their paintings and a representational painter named Charlie Russell. Abstractionism has been focused a little more because we see that we have Picasso, Mondrian, and Miro as abstract painters, and we have only Charlie Russell as a representational painter. Also, we come across the general perception people have about abstractionism and about representational paintings. पैसेज पढ़ के फर्स्ट पैराग्राफ को ये समझ आ रहा है कि ऑथर कॉमन लोगों के जो कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को लेकर वो यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है और कहीं ना कहीं ऑथर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को कॉमन लोगों के सामने सही पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करना चाहता है. Before we get into further details, let me very quickly introduce the terms abstract and representational to you. Representational art जो है वो फोटोग्राफिक होता है, विजुअल हो सकता है, जो चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं और सीधे सीधे ऑब्जर्व करते हैं, इसे रिप्रेजेंटेशनल कहा जाता है. तो जैसे हमने कुछ ऑब्जर्व किया और कैनवस पे उसे हूबहू उतार दिया, समथिंग दैट अ कैमरा वुड डू, we call it representational. Whereas if we observe something, it impacts us emotionally, and then we use these emotions, symbols, to represent this reality on the canvas. This is known as abstractionism. Obviously, representational art is something that appeals more to people because of its simplicity, and you do not have to put a lot of stress on your brain to understand it. Whereas abstractionism requires emotionalism, understanding of symbols, and hence it is slightly more complicated for common people to understand. तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये कंपैरेटिव अप्रोच को फॉलो कर रहा है. राइट अप रिमेन्स कंपैरेटिव. ऑथर का जो राइटिंग स्टाइल है वो लार्जली यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव है क्योंकि ऑथर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को लेकर और एब्स्ट्रैक्शनिज्म को लेकर कॉमन लोगों के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं प्रोबेबली वो दूर करना चाहता है. और इस पैराग्राफ में वो तमाम मिसकॉन्सेप्शंस मेंशन किए गए हैं जो आम लोग एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स और पेंटिंग्स के बारे में सोचते हैं. तो जैसे यहाँ लिखा है कि एब्स्ट्रैक्शनिज्म को डिनाउंस कर देते हैं लोग, मतलब उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं एज सेंसलेस ट्रैश. लेकिन एब्स्ट्रैक्शनिज्म को ऑथर ने डिफेंड किया है और ये बताया है कि ये ओपिनियन गलत है और एब्स्ट्रैक्शनिज्म दरअसल एक इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है और इसे सही तरह से समझना चाहिए, is what largely this paragraph talks about. Now if we go by the wisdom of foresight, इसके आगे हाई प्रोबेबिलिटी है कि पिकासो, मॉन्ड्रियन और माइरो की जो पेंटिंग स्टाइल है, उनकी जो पेंटिंग्स है उस पर डिस्कशन होना चाहिए और ऑथर अपने पॉइंट को इस तरह से और एंडोर्स करेगा. लेट्स सी इफ वी हैव गेस्ड इट राइट. तो आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में people who look down on abstract art लिखा है, which once again shows कि जो कॉमन लोगों का परसेप्शन है, लुक डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, उनके पास बड़े सारे मेजर आर्ग्यूमेंट्स है एब्स्ट्रैक्शनिज्म के खिलाफ. तो कुछ लोगों को लगता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है इज नॉट केपेबल ऑफ टेक्निकल ड्राफ्टिंग, मतलब उसको ठीक से ड्राफ्ट करते नहीं आता. करेक्ट. जबकि चार्ली रसल जो कि एक रिप्रेजेंटेशनल पेंटर है, उनकी ड्राफ्टिंग बहुत कमाल की है. और आगे देखें तो एक और ऑब्जेक्शन है आम लोगों का. उनको लगता है कि जो आर्ट का पर्पस है वो ब्यूटी क्रिएट करना है और सब कुछ ऑर्डरली और लॉजिकल होना चाहिए, जो कि उन्हें एब्स्ट्रैक्शनिज्म में देखने को नहीं मिलता है. रसल के कॉम्पोजिशंस जो है वो ज्यादा लोगों को बैलेंस्ड लगते हैं, रैशनल लगते हैं. ओके.
कईयों को तो ये तक भी लगता है कि जो मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शनिस्ट हैं वो पूरी तरह से इर्रेशनल हैं, एब्सर्ड हैं। और यहाँ पर फिर पिकासो के ग्युएर्निका का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एक बार फिर से चार्ली रसल की एग्जैक्टनेस को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया गया है। करेक्ट? तो ये पैराग्राफ भी मिसकॉन्सेप्शंस पर बेस्ड है, जो कॉमन लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को लेकर कंफ्यूज्ड है, और ऑथर इन मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करना चाहता है, इसीलिए प्रेजेंट कर रहा है। मूविंग ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ, ऑथर ने यहाँ कहा है आई। आई फिर से एक बार दिखाता है कि ऑथर अपने पर्सनल व्यूज दे रहा है। एक बार फिर यहाँ पर एक और आई नजर आता है, और इस तरह से अगर आप राइटअप को ध्यान से देखें तो पर्सनलाइजेशन या फर्स्ट पर्सन कई जगहों पर प्रेजेंट है, और ऑथर ने कई जगहों पर अपने पॉइंट्स और काउंटर पॉइंट्स रखे हैं। जैसे लिखा है कि फर्स्टली आई ऑब्जेक्ट, तो एक एक करके ऑथर ने तमाम वो जो कॉमन लोगों के मिसकॉन्सेप्शंस और आर्ग्यूमेंट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स को लेकर, जैसे कॉमन लोगों को लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटर को ड्राफ्ट करना नहीं आता, या उनमें से कई लोग जो हैं वो इर्रेशनल चीजों को पेंट करते हैं, तो इसको ऑथर ने यहाँ पर डिफेंड किया है एब्स्ट्रैक्शनिज्म को, और जस्टिफाई किया है विद द एग्जांपल्स ऑफ पिकासो, मॉन्ड्रियन एंड मायरो। तो यहाँ फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि पिकासो के एक वर्क का जिक्र है जिसका नाम ग्युएर्निका है। सो ग्युएर्निका हैपेंस टू बी नेम ऑफ अ पेंटिंग, और यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि पिकासो ने ग्युएर्निका को किस तरह से पेंट किया। थोड़ा और आगे जाएं तो दिखता है कि पिकासो ने जानबूझकर ब्लैक एंड व्हाइट जर्नलिस्टिक मैनर में इस पेंटिंग को पेंट किया था, कलर्स यूज नहीं किए थे। जर्नलिज्म का मतलब जैसे अखबार ब्लैक एंड व्हाइट छपता है, पेंटिंग भी कुछ वैसी ही बनाई गई थी, और उसमें रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस और कलर यूज नहीं किया गया था। और ऐसा पिकासो ने क्यों किया, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि पेंटिंग को इमोशनल बनाने के लिए किया, एंड हैड ही पेंटेड इट इन अ रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म with a lot of color, the piece would not have caused द डिमांड फॉर जस्टिस दैट इट डिड। मतलब इस पेंटिंग ने जस्टिस का डिमांड इसलिए क्रिएट किया क्योंकि इसे ब्लैक एंड व्हाइट एब्स्ट्रैक्ट इमोशनल मैनर में पेंट किया गया था। अगर कहीं पिकासो इसे रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म में चार्ली रसल की तरह पेंट करते तो शायद पेंटिंग कभी भी जस्टिस की डिमांड क्रिएट नहीं कर पाती। तो largely the author is trying to defend abstractionism through examples, and in this case with the example of this famous painting by Pablo Picasso, Guernica। ओके, ग्युएर्निका के बारे में और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ टेरर एंड सफरिंग को उन्होंने जानबूझ करके डिस्टॉर्ट किया। यहाँ लिखा है ही डिस्टॉर्टेड द फिगर्स। इस पॉइंट को ध्यान से समझना चाहिए। ही डिस्टॉर्टेड द फिगर्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पिकासो को पेंट करना नहीं आता था, बल्कि पिकासो ने जानबूझ करके पेंटिंग को डिस्टॉर्ट किया, क्योंकि आफ्टर ऑल वो वॉर पर बनी हुई एक पेंटिंग थी, और वॉर अपने आप में एक पेनफुल रियलिटी है। तो उसे बहुत खूबसूरती से कैसे पेंट किया जाए, उसे सिंबॉलिकली ही पेंट किया जा सकता है। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो जो ये पूरा का पूरा वर्क था, इसमें मैच्योरिटी थी, एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है। करेक्ट, ये एक प्रोटेस्ट था। नाउ दीज आर फैक्ट्स रिलेटेड टू द पेंटिंग। कई बार फैक्ट्स को हम कंफ्यूज करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शंस के साथ, जबकि वहां क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा होता है। तो ध्यान रखना है कि जो सारे फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं वो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर हो। हमें क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। सो विल यूज दिस आइडिया लेटर ऑन व्हेन वी कम अक्रॉस द क्वेश्चंस। और थोड़ा आगे आते हैं तो अब यहाँ पर जिक्र जो है वो अगले पेंटर के बारे में हो रहा है, जो कि Mondrian है। So after Picasso, the next abstractionist अंडर द रेडार इज Mondrian। और यहाँ पर भी ऑथर Mondrian को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड ही इज डिफेंडिंग Mondrian, that Mondrian through his so-called irrational pieces was actually trying to present a logic, simplicity, rationality through his paintings, जो कि कई बार लोगों को देखने में कुछ और लगता है, लेकिन दरअसल उससे एक मैसेज कन्वे हो रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है। मूविंग ऑन, अब एक और पेंटर का यहाँ पर जिक्र है जो मायरो है।
मायरो सरियलिस्टिक इमेजेस बनाते थे, मतलब साइकोलॉजिकल इमेजेस बनाते थे, जैसे ड्रीम्स, डिजायर्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड है। नेचुरली आपके माइंड की जो इमेजेस हैं वो फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते, तो मॉन्ड्रियन की पेंटिंग्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। एक बात यहाँ और लिखी है कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट होता है वो रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट से अलग है। दोनों के परसेप्शन में रियलिटी के डिफरेंस है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जो रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट है उसके लिए रियलिटी वही है जो उसे उसके आंखों से नजर आती है, और वो वही कैनवस पे रिप्रोड्यूस करता है, जबकि abstractionists represent what they feel about reality, and that is how both the artists represent reality in their own style on the canvas. ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाए। और मॉन्ड्रियन की ट्री सीरीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ऑथर ने ये लिखा है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की साइकिल है ये ऐसा नहीं है बहुत नई है। एब्स्ट्रैक्शनिज्म हैज बीन देयर राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो जो प्री हिस्टोरिक मैन है उसके स्क्रैचिंग्स में भी एब्स्ट्रैक्शनिज्म देखने को मिलता है। मतलब रिप्रेजेंटेशनल और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दोनों ही बहुत पहले से रहे हैं। एग्जाम्पल क्लासिकल रोम क्रिश्चियन आर्ट का भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, आगे काफी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, अगर हम ये पार्ट देखें पैसेज का ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शायद आगे चल करके abstractionism is going to achieve a status where the abstract artist may not present things in a physical form, which means abstract art पूरी तरह से नॉन फिजिकल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि abstract artists ऐसा काम नहीं करना चाहते जो काम कोई कैमरा कर सकता है, या जो सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। वो चूंकि चीजों को इमोशनली और सिंबॉलिकली देखते हैं तो वो उसको मेंटली कंप्लीट करना चाहते हैं। द फिजिकल रियलिटी फॉर देम इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ एन आर्टिस्टिक पॉइंट। लास्ट का जो पार्ट है थोड़ा फार फेचेड जरूर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आगे चलकर जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट होंगे, पेंटर्स होंगे, वो पेंटिंग को सिर्फ अपने इमेजिनेशन में कंसेप्चुअलाइज करेंगे, और शायद उनको उसे फिजिकल फॉर्म में पेंट करना जरूरी ही नहीं लगेगा। This is a very interesting observation towards the end. So, broadly speaking, the entire write up is comparative. It is largely argumentative because the author is trying to present his views on abstractionism and how abstractionism is a great art. There is a comparison with representational art, but largely the focus remains abstractionism. ये हो गया what of the passage। अगर हम why की बात करें तो पैसेज लिखने के पीछे का जो मेन रीजन है वो कॉमन लोगों के मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करना है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट एंड देयर पेंटिंग्स। तो ये उद्देश्य नजर आ रहा है। सिंस द डिस्कशन इज ऑन पेंटिंग्स art, there is a high probability that this passage is an excerpt, or that it has been taken from an art, or let us say a magazine of fine arts associated with artistic interest। इस तरह के आर्टिकल्स किसी नॉर्मल न्यूज़पेपर में, नॉर्मल जर्नलिज्म में देखने को नहीं मिलेंगे। ये राइट अप लार्जली इंटरेस्टेड है एक पर्टिकुलर जॉनर में, तो ऑथर भी डेफिनेटली उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक पॉइंट जरूर पैसेज में था जहां ऑथर ने ये कहा है कि अर्लियर the author used to have the same misconceptions about abstractionism as common people, but now that he understands it well, he would want to clarify these misconceptions for all of us as well. So these were certain broader observations on the write-up. Let's quickly get to the questions. We have the first question on screen. The author argues that many people, now this talks about common people's perception about abstract painters and their paintings। लुक डाउन वर्ड को ध्यान से समझ लेना चाहिए। दो वर्ड्स यूज हुए थे, तो एक वर्ड था कि डिनाउंस और दूसरा लुक डाउन। तो लुक डाउन का मतलब
नेचुरली क्रिटिसाइज करना या inferior समझना होता है. Question relates to why people look down upon abstract art, which means we need to talk about the misconceptions that common people have about abstract painters and their paintings. Option 1 says modern abstract art does not portray ideal and real. This is one of the accusations that common people have against abstractionism. ये passage में mention किया गया है. एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट आर अनस्किल्ड इन मैटर्स ऑफ टेक्निकल ड्राफ्टिंग, ये भी एक आरोप है एब्स्ट्रैक्शनिज्म पे जो पैसेज में लिखा है, और कॉमन लोग इस मिसकॉन्सेप्शन को कई बार आपके सामने लाएंगे. एब्स्ट्रैक्शनिस्ट कंपोज इरैशनली, द पैसेज सेज दे डोंट कंपोज रैशनली, व्हिच मींस द सेम, ये भी कहा गया है. सो गोइंग बाय दिस, all the options actually find a mention in terms of many people looking down upon abstract art, and hence the correct answer is all of the above. This was a simple question, a no brainer. Moving on to question number 2. The author believes, यहाँ पर author का opinion है that people feel comfortable with representational art. Question को ध्यान से पढ़ें, और because का मतलब reason पूछा गया है. It has to be a reasons based answer, and you have to explain why in the author's point of view common people or people in general feel comfortable with representational art. So if we go back to the passage where this point was referred to, the passage very clearly says that since most people don't have to put a lot of pressure on their brain to understand representational art, hence they find it far more appealing. दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट देखते ही समझ में आ जाता है क्योंकि वो फोटोग्राफिक होता है. ये एक रीजन है क्यों लोग इसे बेहतर समझते हैं, पसंद करते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन 1 में लिखा है दे आर नॉट एनगल्फ्ड इन ब्राइटली कलर्ड कैनवसेस. वेल, रिप्रेजेंटेशनल आर्ट में ब्राइटली कलर्ड कैनवसेस बिल्कुल हो सकते हैं, कलर्स यूज किए जाते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है. और 4 में लिखा है पेंटिंग्स लाइक ग्युएर्निका डू नॉट हैव अ पॉइंट. ग्युएर्निका इज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग. ये पिकासो की पेंटिंग है. क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट पे है, इसलिए ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट, 2 and 3. ये दोनों पैसेज में लिखे हुए हैं. थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन हम ऑप्शन 2 को सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा है दे डू नॉट हैव टू क्लिक देयर टंग्स एंड शेक देयर हेड्स इन सिंपैथी. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन रेफर्ड टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट paintings and painters and not in the context of representational art. Therefore, the best option is the third one that directly relates to representational art. और यहाँ पर ये जो strain की बात है mind पर, ये main reason है, and hence option 3. Again an easy question, you just need to tally it with the write up. Question number 3. इन दी ऑथर्स ओपिनियन, आप देख सकते हैं बार बार ये क्वेश्चन में ओपिनियन वर्ड यूज किया जा रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि पैसेज आर्ग्यूमेंटेटिव है, बिकॉज ओपिनियन मीन्स ऑथर का व्यू विच शोज दैट द पैसेज इज आर्ग्यूमेंटेटिव. कई बार हम क्वेश्चन से भी कुछ चीजों को डिकोड कर सकते हैं. यहाँ एक स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चन है, ग्युएर्निका का जिक्र किया गया है कि ऑथर के ओपिनियन में ग्युएर्निका जो है उसने क्यों स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर जस्टिस क्रिएट की. सिंस और बिकॉज लगभग एक जैसे वर्ड्स हैं, रीजन बेस्ड हमारा आंसर होना चाहिए. तो ग्युएर्निका ने जस्टिस की डिमांड क्यों क्रिएट की? द पैसेज वेरी क्लियरली सेज दैट हैड पिकासो यूज्ड कलर एंड रिप्रेजेंटेशनल इमेजेस, the painting would not have created the demand for justice as it did, and it was primarily because of the fact that he painted in a black and white journalistic manner, emotional and abstract manner, that the painting created a demand for justice. Options देखते हैं. Option 1 में लिखा है it was a protest against the German bombing of Guernica. This finds a mention in the write-up, but this is not the reason why the painting created a demand for justice. Picasso managed to express the emotional content well with his abstract depiction. We get to the core of the matter. Emotionalism and abstractionism, this is most important, is the crux of the matter. इस ऑप्शन को हम होल्ड कर लेते हैं, ये पढ़ करके सही लग रहा है. It depicts the terror and suffering of the victims in a distorted manner. ये गलत लिखा हुआ है. पिकासो ने जानबूझ करके पेंटिंग को डिस्टॉर्ट किया था, ना कि
पिकासो डिस्टॉर्टेड मैनर में पेंट करते थे या उन्हें पेंट करना नहीं आता था. दिस इज अ डेरोगेटरी ऑप्शन, इसे हटा देना चाहिए. इट वॉज अ मेच्योर वर्क फाइंड्स अ मेंशन इन द पैसेज, बट सिंपली बिकॉज इट वॉज अ मेच्योर वर्क हैज नॉट बीन cited as the reason for the painting creating a demand for justice. Hence, option 2. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि कई सारी बातें पैसेज में लिखी हुई हैं, बट देन दे आर नॉट द आंसर टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर एक्नॉलेजेस मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो ऑथर के ही पॉइंट ऑफ व्यू पर बेस्ड है. वन शुड बी माइंडफुल ऑफ दिस. मॉन्ड्रियन के जो पीसेस हैं दे मे हैव यहाँ कहा गया है, तो मे हैव का मतलब है कि ऐसा देख के लगता है कि वो स्क्रैबल बोर्ड है. ओके, स्क्रैबल बोर्ड इज लाइक अ, यू सी, लाइक अ क्रॉसवर्ड और लाइक अ पजल. तो मॉन्ड्रियन की पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि वो स्क्रैबल बोर्ड है या कोई गेम है, लेकिन पैसेज में बहुत क्लियरली लिखा है दैट थ्रू दिस सो कॉल्ड स्क्रैबल बोर्ड लाइक पेंटिंग Mondrian was trying to convey something which people might have misinterpreted as a Scrabble board. But what exactly was Mondrian trying to convey? Passage में clearly लिखा है he was trying to convey a message through it of simplicity, rationality and logical order. So this one finds a very clear mention in the third option जहां लिखा है he was trying to convey. Convey word बहुत important है क्योंकि हमें मैसेज के पीछे का रीजन बताना है, simplicity and rational order. बाकी के जो पॉइंट्स हैं, ऑप्शन 1 तो काफी नेगेटिव है, उसमें लिखा है many people declared the poor guy played many Scrabble games. This is more like a misconception. Mondrian believed in the grids work approach, ये पैसेज में लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है. हमको एक्सप्लेन करना है कि मॉन्ड्रियन अपने पीसेस के थ्रू क्या दिखाना चाहते थे, ना कि क्या वो विश्वास करते थे. मॉन्ड्रियन लर्न फ्रॉम हिज ट्री सीरीज, ये भी पैसेज में लिखा है, पर एक बार फिर से ये एक फैक्ट है जो पैसेज में लिखा है, पर वो क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. एंड हेंस ऑप्शन 3 मेक्स द बेस्ट सेंस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. This time it's a tricky question. Let's pay attention to the milestones of the question. The main difference between the abstract artist and the representational artist in the matter of the ideal and the real according to the author. Let's understand the question beforehand. एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट और रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, और जो पैरामीटर्स हैं वो हैं आइडियल और रियल. सो द क्वेश्चन रेफर्स टू what according to the abstract artist is ideal and what is real, and what according to the representational artist is ideal and real, and how the two have a difference in terms of their interpretation of reality on the canvas. आंसर इससे क्लियर हो जाता है कि दोनों के बीच का फर्क ये है कि दोनों ही रियलिटी को अपने अपने अंदाज से इंटरप्रेट करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट रियलिटी को देखकर इमोशनली मूव होता है और फिर वो रियलिटी को पेंटिंग पे उतारता है, जबकि जो रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट है वो जैसे रियलिटी को देखता है हूबहू पेंटिंग पर उतार देता है. सो दैट वे बोथ हैव देयर ओन वेज ऑफ लुकिंग एट रियलिटी, एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. Please understand, we don't have to prove superiority or inferiority of either of the two forms of art. Author has respect for both. It is just that the author wants to clarify the misconceptions. Okay, लेकिन यहाँ पर हमसे एक अलग क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ दोनों के बीच का अंतर और उनके नजरिए का फर्क पूछा गया है, तो आंसर उतना ही देना है जो पूछा गया है, एंड नॉट बियॉन्ड इट. ऑप्शन 4 में लिखा है द वेरिंग लेवल्स ऑफ ड्राफ्टिंग स्किल्स, मतलब दोनों तरह के कलाकारों की ड्राफ्टिंग स्किल्स और जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग है. सोचने का तरीका जरूर अलग अलग है, लेकिन ड्राफ्टिंग स्किल्स दोनों की अच्छी हैं. कहीं भी ये नहीं कहा गया कि एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट की ड्राफ्टिंग स्किल्स या रिप्रेजेंटेशनल आर्टिस्ट की ड्राफ्टिंग स्किल्स ऑथर के हिसाब से सुपीरियर या इन्फीरियर है. सेकंड में ये वैल्यू टू बीइंग अ हिस्टोरियन लिखा है, ये भी कोई सेंस नहीं बनाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. ऑप्शन 2 में एक वर्ड यूज किया गया है सुपीरियोरिटी. क्वेश्चन में सुपीरियोरिटी साबित नहीं करनी है, कंपैरिजन करना है और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के बीच डिफरेंस को बताना है. सो दैट वे ऑप्शन 1 मेक्स द बेस्ट सेंस हाउ ईच chooses to deal with reality on his or her canvas. So this is how the question can be answered. So over here option 1 makes the best
sense. So, broadly speaking, we had a passage that was based on a comparison between two forms of art, namely abstract paintings and representational paintings. The idea was corroborated with the help of certain painters and their paintings. The author seems a bit interested in explaining why the misconceptions common people have about abstract paintings and abstract art are unfounded, and tries to re-establish the glory of abstractionism. तो ओवरऑल रेमेडियल है ये पैसेज, एब्स्ट्रैक्शनिज्म को लेकर जो मिसकॉन्सेप्शंस है उनको दूर करने के लिए लिखा गया है। पैसेज चूंकि आर्ट और पेंटिंग पे है तो इसका सोर्स और इसका ऑथर आर्ट और पेंटिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। So that's all for this particular session. Thank you.